चलो मैं हेलो माई सेल्फ गुलेज अहमद। दिस इज माई चैनल गुलेज एक्सेलेंट क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं बायोमोलिक्यूल्स में टॉपिक है इनहिबिशंस करेंगे। आज हम इनहिबिशंस बायोमोलिक्यूल्स का इनहिबिशंस करेंगे और इनके अंदर हम इनहिबिशन के अंदर हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस आप जानते हैं नीट के अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी आता है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी आता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी आता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आता है। नॉन कॉम्पिटिटिव और फीडबैक, ये तीन तरह के इनहिबिशन होता है, वो हम करेंगे। बाकी हम एंजाइम के नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे बेसिकली। नोमेनक्लेचर या फिर क्लासिफिकेशंस करके होगा आपके पास टॉपिक जो होगा, क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर कुछ भी कह सकते हैं। एक्चुअली नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो आज हमारा है लेक्चर 10। इस लेक्चर 10 में हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले इनहिबिशन की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन से वाले टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, इसको अगर हम लोग एक टॉपिक चल रहा था, हमारा एक टॉपिक चल रहा था फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज। हम लोग का ये टॉपिक था, लास्ट क्लासेस से आपको रिलेट करके देखें तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो जो एंजाइम एक्टिविटी है वो किस फैक्टर से अफेक्ट होता है, टेम्परेचर से क्या असर पड़ता है। हम लोगों ने पीएच से देख लिया था कि पीएच से क्या असर पड़ता है, पीएच को अल्टर करने से या पीएच ऑप्टिमम को रखने से, सफिशिएंट रखने से क्या होता है। मैं पीएच के साथ फैक्टर कैसे अफेक्ट होता है, पीएच के साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होता है, ये देखा। हम लोग पढ़ रहे थे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के घटा के देखा कि किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी इस पे और इससे, ये तीनों हम कर चुके हैं। चौथा फैक्टर है जो करेगा, वो हम लोग कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर ये हमेशा और हमेशा एंजाइम की एक्टिविटी, इनहिबिटर हमेशा और हमेशा एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। एंजाइम की एक्टिविटी हम इस पे ही बात करेंगे। इनमें था कि टेम्परेचर कभी बढ़ाने पे, यानी टेम्परेचर जब ऑप्टिमम से कम रहेगा तो बढ़ाने पे एक्टिविटी बढ़ेगी, पीएच ऑप्टिमम से कम होगा तो बढ़ाने पे, जो भी है यहाँ पे पीएच भी हम अल्टर करने से कभी कभी ठीक भी होता था, खराब भी होता था। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी ठीक भी होती, बहुत ज़्यादा बढ़ाने से। लेकिन इनहिबिटर के लिए एक बात मैं पहले ही कह देता हूं, मैं उन इनके साथ मतलब बाकी जो हम तीन बात किए हैं, ये तीन इसमें था कि बढ़ाने और घटाने पे हो सकता है कि एंजाइम की एक्टिविटी कई जगहों पे हमने देखा कि एक्टिविटी ठीक हो रही थी। अगर कम एक्टिविटी है, माना कि 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर था हमारा एंजाइम का, अगर 27 है, कम काम कर रहा, बढ़ा के मैंने 37 कर दिया तो अच्छा काम करने लगा। 47 है, कम काम कर रहा, घटा के मैंने 37 कर दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी अच्छी हो जाती थी। उसी तरीके से पीएच की भी बात करूं, यानी इनको बढ़ाने और घटाने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी ठीक भी हो सकती है। लेकिन इनहिबिटर एक ऐसा है जो हमेशा और हमेशा एंजाइम की एक्टिविटी को खराब करेगा, डिक्रीज करेगा। एक ऐसा केमिकल which decrease enzyme activity, decrease enzyme activity
एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, ऑलवेज और हमेशा एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है कौन? इनहिबिटर, हमेशा इसके लिए यही बात कही जाएगी। अब इनहिबिटर कई तरह के होते हैं, यानी हम लोग इनहिबिशन में इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे। इनहिबिशन एक प्रोसेस हो गया जो केमिकल ये काम कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है, उसको इनहिबिटर कहते हैं। और जो काम हो रहा है एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करने वाला काम, उसे हम इनहिबिशन कहते हैं। तो प्रोसेस जो होगा यहाँ पे, इनहिबिटर ने जो काम किया था, जो प्रोसेस किया है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज किया है, इस चीज को हम कहते हैं इनहिबिशंस। बहुत छोटी बात है, इसको करना भी नहीं चाहिए था। इनहिबिशंस, हम आगे बढ़ते हैं, इनहिबिशंस से रिलेटेड बात करते हैं। कैसे? एक पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे, इनहिबिशंस। और हमको अभी के अभी टाइप्स ऑफ इनहिबिशन देखना है। इनहिबिशंस एक खास केमिकल से होता है। इनहिबिशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करने को इनहिबिशन कह रहे हैं। जिस केमिकल के थ्रू होता है उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। और ये इनहिबिशन हमें 2 टाइप्स के या 3 टाइप्स के होगा हमारे पास, 3 टाइप्स का। टाइप्स की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स के इनहिबिशन में सबसे पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस की बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करेंगे। इसमें हो क्या रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, तुम देखो, एक ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, पहले देखना है, लिखना नहीं है। एक ये एंजाइम है, एक ये एंजाइम है, और इस एंजाइम को 2 लोग घेरने की कोशिश करेंगे। दोनों का शेप ऑलमोस्ट सेम है। एक का नाम सबस्ट्रेट रख दे रहा हूं, दूसरे का नाम इनहिबिटर रख दे रहा हूं। आई फॉर इनहिबिटर रख दे रहा हूं। यह है इनहिबिटर। एक का नाम सबस्ट्रेट है तो दूसरे का नाम इनहिबिटर है। सबस्ट्रेट भी चाहेगा कि मैं एंजाइम के साथ बाइंड कर जाऊं, तो इनहिबिटर भी चाहेगा एंजाइम के साथ बाइंड कर जाऊं। क्यों चाहेगा? क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों का शेप सिमिलर है, दोनों का शेप सिमिलर है। हाँ, केमिकली डिफर है। दोनों एंजाइम को बाइंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्रोडक्ट नहीं बना सकते केमिकली डिफर होने की वजह से। भाई शेप सिमिलर है, इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि बोथ सबस्ट्रेट और इनहिबिटर compete दौड़ लगाते हैं फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, फॉर एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए दौड़ लगा लेते हैं। एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए दौड़ लगाते हैं, कंपीट करते हैं। ये कहता है मैं बाइंड करूंगा, ये कहता है कि मैं बाइंड करूंगा, तो रेस में लग जाता है। अब दोनों की चांसेस होती है। अब इन्हें मान लिया कि इनहिबिटर बाइंड कर गया, सपोज से कि दोनों ने कंपटीशन लगाया, ये भी लगाया, इस बार जो है ना इनहिबिटर जीत गया और वो आके बाइंड कर गया। शेप सिमिलर होने की वजह से वो बाइंड कर भी जाएगा। तो लेट्स मान लेते हैं, चूंकि सिंस, या फिर सपोज, ऐसे मैं बोल रहा हूं, सपोज इनहिबिटर bind with एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के साथ इनहिबिटर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट के साथ इनहिबिटर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट के साथ इनहिबिटर बाइंड कर गया। लेकिन इसकी बाइंडिंग लूज होगी, जरूरत पड़ने पे टूट भी सकता। बाइंड तो होगा लेकिन बाइंडिंग कैसी होगी? बाइंडिंग लूज होगी, इतना टाइट बाइंडिंग नहीं होगी, लूज बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग होगी लेकिन लूज बाइंडिंग होगी, लूजली बाइंड विद एक्टिव साइट।
इस तरीके से मैं भी लिखता हूँ, ये एंजाइम है और इस बार इनहिबिटर ने बाइंड कर लिया और फिर मैं इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। ऐसे कर देने का मतलब ये वापस भी आ सकता है, लूज बाइंडिंग है, टूट के ये भी बन सकता है। तो कई बार यही होता है कि बाइंड तो कर लेता है इनहिबिटर लेकिन अलग हो जाता है, जैसे टूट के अलग हो जाता है तो सबस्ट्रेट आके फिर रिएक्शन कर देता है। हाँ, लेकिन रिएक्शन टाइम पे नहीं होगा, रिएक्शन की एक्टिविटी को इसने डिक्रीज किया, खत्म नहीं किया। सॉरी, एंजाइम की एक्टिविटी को इसने डिक्रीज कर दी। एंजाइम का काम था सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसे प्रोडक्ट बनाना, ये आके बाइंड हो गया, कुछ देर के बाद भले ये टूट जाता है, फिर आपके सबस्ट्रेट बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद प्रोडक्ट बन जाता है, बट काम है अपना इसने कर दिया। एंजाइम की एक्टिविटी को इसने डिक्रीज कर दी। एंजाइम का काम क्या होता है? रिएक्शन को जल्दी करना। अब एंजाइम के साथ ये बाइंड कर गया तो रिएक्शन का काम जो था ना जल्दी करना, वो नहीं होने दिया इसने। तो इसकी बाइंडिंग होती है इनहिबिटर की, बाइंडिंग होती है एंजाइम के साथ, बट लूज बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि शेप सिमिलर होता है, केमिकली ये डिफर होता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ये सिर्फ डिस्टर्ब करने वाला है, खेल खराब करने वाला है, केवल खेल खराब करने वाला है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम लोग यही देखते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक सेकंड बाद में हम करेंगे, इन एग्जांपल बाद में करेंगे। एक चीज और कि ये अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को डिक्रीज कैसे किया जाए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करता है? एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, लेकिन इसको कैसे खत्म किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, इसको कैसे डिक्रीज किया जाए, इसको हमें पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे हेडिंग होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कैसे डिक्रीज करना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस डिक्रीज बाय, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिक्रीज बाय कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, ये वाला मैटर को, इस वाले प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? सपोज कैसे इस बात को अगर समझना हो लेट्स, तो आप कैसे समझेंगे इसको? एक बात को मैं समझा रहा हूं, एक एग्जांपल लेके। पहला एक केस लेता हूं, इसमें क्या करता हूं, मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, ऐसे बना रहा हूं, तो इसको मैं सबस्ट्रेट कह रहा हूं। मान लेता है सबस्ट्रेट मेरे पास 100 है और मेरे पास, इस तरह से बना देता हूं, शेप तो सेम है लेकिन केमिकली अलग मैंने शो कर दिया। यहां पे ये 10 है, इनहिबिटर 10 है, तो इनहिबिटर की अब चांस कैसे है? यहाँ पे एंजाइम पड़ा हुआ है, यहाँ पे एंजाइम पड़ा हुआ है, ये एंजाइम पड़ा हुआ है। तो इस केस में एंजाइम के साथ इनहिबिटर का बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100 है सबस्ट्रेट और 10 है इनहिबिटर, प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर क्या होगा? चांस ऑफ बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर विद एक्टिव साइट। पूरा नहीं लिख रहे थे। इनहिबिटर को एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने का चांस क्या है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है यहाँ पे चांस? क्या है चांस? चांस है 10 बटा, ये तो 10 है ना, और सबस्ट्रेट है 100, 10 बटा 10। क्या चांस है? 1 बटा 10, ये चांस आ रहा है। यानी हर 10 में से एक बार ये चांस बन रहा है कि इनहिबिटर भी एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और ये काफी खतरनाक हो गया। चलो 9 बार नहीं किया, रिएक्शन हो गया, लेकिन एक बार भी बाइंड हो गया, वो भी बहुत है। हमें एक बार भी बाइंड नहीं करना है, इसकी चांस बहुत कम कर देना है।
बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी चांस को हम बहुत कम कर सकते हैं। कैसे? इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मैं इसी रिएक्शंस के अंदर मैं क्या करता हूं, और सबस्ट्रेट को जोड़ देता हूं। इसी रिएक्शंस के अंदर मैं क्या करता हूं, सबस्ट्रेट जो है और सबस्ट्रेट को लाके जोड़ देता हूं। और सबस्ट्रेट मतलब मैं कर देता हूं 10,000, 100 से सीधा 10,000 कर दूंगा। बाकी इनहिबिटर उतना ही रखूंगा मैं, बाकी इनहिबिटर उतना ही रखूंगा, इनहिबिटर 10 के 10 ही रखूंगा। तो इस बार जो चांस बन रहा, चांस ऑफ बाइंडिंग जो बन रहा है इस बार, वो बन रहा है आपका, जो चांस ऑफ बाइंडिंग जो इस टाइम बन रहा है वो 10/10,000 है, 10/10,000 है। और ये बनेगा 1/1000। मतलब 1000 बार में से सिर्फ एक बार चांस बनता है, एक बार चांस बनता है किसका? इनहिबिटर का एंजाइम के साथ बाइंड होने का। परसेंटेज निकाल के देखो, ऊपर वाले में कितना परसेंटेज बन जाएगा? 10% बन जाएगा। नीचे वाले में परसेंटेज अगर निकालें हम, तो ये 0.1% बनेगा, जो कि काफी कम है। तो हमने इनहिबिशन की एक्टिविटी को काफी कम कर दिया है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के। तो जब भी कंपेटिटिव इनहिबिशन को खत्म करना होता है, ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, पॉइंट में करके कुछ तो होगा ही, चाहे 0 पॉइंट, और अगर मैं बढ़ा देता तो 0.01 हो जाता, बहुत कम हो जाता, ना के बराबर हो जाता। ऐसा हम कर सकते हैं, कंपेटिटिव इनहिबिशन को डिक्रीज कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने होगा। कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी चीजों में। तो यहां पे देखने के बाद कुछ सवाल का जवाब देना। तुम क्या करना है, कुछ मैं सवाल यहां रखता हूं, बताता हूं, पूछता हूं। क्या यहां पे Km चेंज हुआ? अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है, अगर तुम्हें वो वाली चीज याद आ रही होगी, तो वहां पे Km वर्ड का जिक्र किया था। वो हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे Vmax, या फिर कहूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच मैक्सिमम जो स्पीड थी, मैक्सिमम जो एफिशिएंसी थी एंजाइम की, उसकी आधी अचीव हो जाए, Vmax by 2 अचीव हो जाए, उसको हम Km कह रहे हैं। तो यहां पे Km का क्या होगा? अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के कम कर रहा हूं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के इस इफेक्ट को खत्म कर रहा हूं, तो Km पे क्या असर पड़ेगा और Vmax पे क्या असर पड़ेगा? Vmax पे क्या असर पड़ेगा? 10 सेकेंड, चलो चलो मैं बताता हूं। Km पे क्या असर पड़ेगा ये देखते हैं। Km पे क्या असर पड़ेगा? Km इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं? सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं। सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं तो Km भी एक तरह का सबस्ट्रेट है ना, तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा। कि Km कुछ और नहीं है, सबस्ट्रेट है बस। इसीलिए अगर सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं तो Km भी तो बढ़ जाएगा, तो Km इंक्रीज करेगा। Vmax अनचेंज रहेगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। अरे क्यों अनचेंज रहेगा? क्योंकि Vmax है क्या? एंजाइम की एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी एक्टिव साइट पे। एंजाइम के साथ ना एंजाइम का नंबर का कुछ कर रहे हैं, ना एंजाइम को हम यहाँ पे खराब कर रहे हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, एंजाइम के शेप में कोई तब्दीली लेके नहीं आ रहे हैं, एंजाइम सेम है, एंजाइम के नंबर, एंजाइम का एक्टिव साइट सेम है। यहाँ पे एक्टिव साइट की बात करें या फिर नंबर ऑफ एंजाइम की बात करें, ये सब क्या है? सेम है। तो फिर इसीलिए Vmax भी सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, कोई बदलाव उसके अंदर नहीं आएगा, कोई बदलाव उसके अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई बदलाव उसके अंदर नहीं आएगा। इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं हम यहाँ।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। इस पे बस एक एग्जाम्पल याद रखना है आपको यहाँ पे कि हम लोग जब एक पढ़ते हैं, एक एक क्रैब साइकिल पढ़ेंगे। अभी तो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, लेकिन वैसे तुमने क्रैब साइकिल अगर पढ़ा हो तो उसमें एक रिएक्शंस है जहाँ पे क्या हो रहा है कि सक्सेनिक एसिड जो है फ्यूमारिक एसिड में तब्दील हो रहा है। एक स्टेप है उसके अंदर भाई, 8 स्टेप का वो रिएक्शंस है। उसमें से एक स्टेप्स है सक्सेनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड बनना, सक्सेनेट से फ्यूमारेट या सक्सेनिक एसिड से क्या बन रहा है, फ्यूमारिक एसिड बन रहा है। ये क्रैब साइकिल में हम लोग देखते हैं, ये क्रैब साइकिल का एक स्टेप है, ये क्रैब साइकिल का एक स्टेप है, ये क्रैब साइकिल का एक स्टेप है। ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट करके मैं लिख देता हूँ, ये क्रैब साइकिल में हम लोग पढ़ते हैं, एक स्टेप्स है। इसके लिए जो जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं। ताकि सक्सेनिक एसिड को फ्यूमारिक एसिड में बना रहा, ये एक एंजाइम है, मैं इसको एंजाइम बोल रहा हूं, ये मेरा एंजाइम, ये वाला। और यहां पे सबस्ट्रेट कौन है, सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ये सक्सेनिक एसिड है जो कि क्या है, एक तरह का सबस्ट्रेट है। यहां पे एक इनहिबिटर आता है, शेप बिल्कुल इसके जैसा ही होता है, बस केमिकली अलग होता है। ये एक इनहिबिटर है और ये इनहिबिटर का नाम यहाँ पे है मेलोनेट। यानी क्या करेगा, इसके साथ रेस लगाएगा, मैं बाउंड करूंगा, दोनों जाएंगे और मेलोनेट जीत जाता है। एक बार ऐसा वक्त आएगा कि मेलोनेट जीत जाएगा तो मेलोनेट बाइंड कर जाएगा, तो मेलोनेट ऐसे बाइंड कर गया, मेलोनेट ऐसे बाइंड कर गया, इस तरीके से मेलोनेट बाइंड कर गया, ये मेलोनेट बाइंड कर गया, मेलोनेट बाइंड कर गया। जब मेलोनेट बाइंड कर जाएगा तब फिर क्या होगा, अब फ्यूमारिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि फ्यूमारिक एसिड सक्सेनिक एसिड से बनता है, तो फ्यूमारिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अब घटने लगेगा, कम होने नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज अपना काम नहीं कर पा रहा है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है जिसका हमें याद रखना होता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमें कहाँ दिखाई देता है, क्रैब साइकिल के अंदर जो एक स्टेप्स है सक्सेनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड जब बनता है वहां दिखाई देता है। यहाँ पे क्या, मेलोनेट कंपीट विद सक्सेनिक एसिड। यहाँ पे तुम लिखोगे क्या, नोट करके यहाँ पे एक चीज लिखोगे कि मेलोनेट कंपीट फॉर इसे compete with succinic acids for succinate dehydrogenase। तो हमारा आज का टॉपिक क्या चल रहा था, इनहिबिशंस। इनहिबिशन में एक टाइप हमने अभी किया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा टाइप करेंगे हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। हमने क्या किया था, हमारा टॉपिक आज का क्या था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। ये सब टॉपिक है टारगेटेड टॉपिक से, लेकिन हमने शुरू क्या था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस।
तो सबसे पहले हमने इनहिबिशन समझा था। इनहिबिशन एक ऐसा केमिकल है जो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज करता है, और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करने को इनहिबिशन कहते हैं। और मैंने कहा था कि इनहिबिशन कई प्रकार के होते हैं, दो नहीं, मैंने कहा कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि एक इनहिबिटर आता है और सब्सट्रेट के साथ कंपटीशन लगाता है कि एंजाइम को मैं अटैच करूंगा, मैं बाइंड करूंगा, और एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। और जब एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो जाहिर प्रोडक्ट नहीं बनता, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर दिया। उस बात को खत्म करने के लिए हम लोगों ने सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सब्सट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। उसका एक एग्जांपल है। अब दूसरा अपना है जो हमें करना है, जो दूसरा है वह नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। तो यहां ही पे लिख लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। अलग से एक पेज ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, दिक्कत नहीं होगी, अलग से एक पेज ले लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे बी पार्ट्स। दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, थोड़ा सा ये मोटा कर लेते हैं। नॉन competitive inhibitions, non-competitive inhibitions। देखो यहाँ पे कंपटीशन सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में नहीं लगता। इसको अगर समझना हो तो एक बात समझो, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये मैं मान लेता हूं ये मेरे पास सबस्ट्रेट है और इधर यहाँ पे अपने पास एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है, और ये है सबस्ट्रेट है। और यहाँ पे मैं इस तरीके का इनहिबिटर बना रहा हूं, ये है इनहिबिटर। अब यहां तो शेप ही अलग है ना इनहिबिटर की। कंपेटिटिव इनहिबिटर में फिर से देखो, तुम कंपेटिटिव इनहिबिटर में क्या देख रहे होगे कि कंपेटिटिव इनहिबिटर में शेप भी सेम था, लेकिन नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर में ना इनहिबिटर की शेप सब्सट्रेट की शेप से अलग है, शेप सेम नहीं है। केमिकली तो डिफर होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें शेप सेम नहीं है। तो ये एक्टिव साइट के लिए दौड़ ही नहीं सकता, उसे मालूम है कि मैं वो काम नहीं कर सकता। एक्टिव साइट के लिए फिक्स शेप होना चाहिए, पहले से पता। जब वो शेप का नहीं हो तो वो आ नहीं जाएगा। यहां कंपटीशन इसके साथ नहीं लगा है। जरूरी नहीं है कि किसी को हराने के लिए उसके साथ कंपटीशन लगाया जाए, एक और काम है। जिस चीज के लिए कंपटीशन लगाना उसको उड़ा डालो, एक और काम है। तो ये भी यही करता है कि कंपटीशन तो नहीं लगाता, बट ये क्या करता है, यहां पे आके बाइंड कर जाएगा। और जैसे यहां पे आके बाइंड करेगा, एक्टिव साइट का जो है ना, ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का जो शेप है ना वो खराब हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ये भी काम है। जब एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया ना, तो सब्सट्रेट के लायक नहीं बचा, वो सब्सट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से इसने इनहिबिशन का काम करता है। कंपटीशन तो नहीं लगाता, नॉन कंपटीशन है, नॉन कंपिटिटर है, लेकिन हाँ इनहिबिशन का काम कर देता है। एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना है, सो कर देता, एंजाइम को काम करने नहीं देता। तो यहां पे कंपटीशन नहीं लग रहा, नो कंपटीशंस, नो कंपटीशंस between substrate and inhibitor for active site। पर हो क्या रहा है कि सब जो इनहिबिटर है बाइंड other than active site।
एक्टिव साइट का अदर देन ये जाके बाइंड करते हैं एंड चेंज देयर एक्टिव शेप ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देते हैं, और जब एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर देते हैं तो भी खेल खत्म हो जाता है। तो भी क्या होता है, इनहिबिशन का काम हो जाता है। इस केस में सोचो कि इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, देखो इसको न्यूट्रलाइज हम कर नहीं सकते, कोई अपने पास चारा नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे क्या है, वीमैक्स पे असर पड़ा है क्या, वीमैक्स पे कोई असर पड़ा है क्या, केएम पे असर पड़ा है। हर कॉम्पिटिटिव हर इनहिबिशन में हमें यही दो चीज देखना है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। इन सारी चीजों में हमें ये दो चीज तो जरूर देखना है कि केएम पे असर पड़ा है कि नहीं पड़ा, वीएक्स पे पड़ा है कि नहीं। केएम पे तो नहीं पड़ा, नो चेंज, अनचेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ सबस्ट्रेट को मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बढ़ा भी नहीं रहा हूं घटा भी नहीं रहा हूं, तो ये अनचेंज है बिकॉज सबस्ट्रेट सेम है, सबस्ट्रेट फिक्स है, सेम। हाँ, वीएक्स क्या होगा, तो वीएक्स रिलेट टू एंजाइम, नंबर ऑफ एंजाइम या नंबर ऑफ एक्टिव एंजाइम्स। यहाँ एक्टिव साइट खराब हो रहा है तो इसका मतलब कि ये जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है। वो क्या है, डिक्रीज कर जा रहा है, तो यहाँ पे ये डिक्रीज कर जा रहा है। फिर कोई कहेगा कि इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल रख देता हूं। मैं आई एम सॉरी, अरे क्या चला गया मैं। ये था ना, गड़बड़ हो गया था यहीं पे ना, ये तो था। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल, ऐसा कोई इनहिबिटर कहाँ पे होता है, ऐसा एक इनहिबिटर है, नाम है सियानिन, लेकिन कहाँ पे है, एक एंजाइम है। पहले इनहिबिटर का नाम है सियानिन, एक इनहिबिशन है, एक तरह का क्या ये इनहिबिटर है जो ये काम करता है, जो सबसेट के साथ कंपटीशन नहीं लगाता, लेकिन हाँ एंजाइम की एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक एंजाइम के साथ बाइंड करता है और एक्टिव साइट को खराब कर देता है। इस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ते हम लोग। यह है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास सियानिन आता है, अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करता है और इसको खराब कर देता है। यानी कॉम्प्लेक्स फोर्थ हम में पढ़ेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसी को हम कहते हैं, वहां पे हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी पूरा हो गया। अगर अभी एनसीईआरटी हम उसको रीड करेंगे हमको पता चल जाएगा कि हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को भी कर लिया है। तीसरा अपने और लास्ट बचता है इनहिबिशन में, वो है फीडबैक इनहिबिशंस। हम लोग इनहिबिशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ चुके, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ चुके। जो क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है वो ये एग्जाम्पल, जो चीज नीट में पूछा जा सकता है वो ये, बाकी चीजें उतना पूछेगा कुछ नहीं पूछेगा, यही दो पढ़, इतना ही पढ़ना, ये नीट के लिए इतना ही जरूरी है। तो नीट के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है ये नीट में। बाकी देखो, बाकी तो हम समझने के लिए पढ़ रहे होते हैं, डीलिंग पानी जो होता है, आने के क्या होता है, तो कुछ 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 इंपॉर्टेंट बातें जिससे सवाल बन सकते हो वो यही है, वो भी हम साथ में करते चल रहे हैं। अब हम एक पेज और ले लेते हैं और हम लोग पहले फीडबैक इनहिबिशन की बात करते हैं। एक पेज लिया मैंने और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग फीडबैक इनहिबिशंस की। तीसरा सी, फीडबैक इनहिबिशंस, फीडबैक
इनहिबिशन की बात करेंगे। फीडबैक इनहिबिशन की हम बात करते हैं। फीडबैक इनहिबिशन की हम बात करते हैं। फीडबैक इनहिबिशन की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ट्राई टू स्टॉप इट्स ओन कन्वर्जन। इसमें क्या हो रहा है, एक बात पहले लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना, वही कहता है कि मेरे को मत बनाओ, ट्राई टू स्टॉप इट्स ओन कन्वर्जन। यही कोशिश करता है कि मैं ना बनूं। ट्राई टू स्टॉप ओन कन्वर्जन, अपना कन्वर्जन ये खुद नहीं चाहता, ये खुद रोकना चाहता है। यहां पे कहता क्या है? एंजाइम से कहता है कि मेरे को मत बनाओ। अपने आप से शायद नफरत करता होगा, अपने आप को बनाना नहीं चाहता, और एंजाइम से कहता है कि मेरे को मत बनाओ। एंजाइम को से कहता है कि मेरे को मत बनाओ, उसे मना करता रहता है। एंजाइम को एक्टिविटी को डिक्रीज कैसे? एक एक टॉपिक अपने पास है, फॉर एग्जांपल अपने पास एक टॉपिक है, नाम है ग्लाइकोलाइसिस। मतलब पढ़ना है हमें आगे चल के प्लांट फिजियो के अंदर ग्लाइकोलाइसिस। उसमें ग्लाइकोलाइसिस ऐसे 10 रिएक्शंस का स्टेप्स है। उसमें एक रिएक्शन से, पहला रिएक्शन से जब क्या है, ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। इसके लिए एक एंजाइम है, नाम है उसका हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, काइनेज क्योंकि फॉस्फेट बना रहा है, ये जुड़ रहा है, फॉस्फेट जोड़ रहा है, तो काइनेज। और 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर काम कर रहा है, हेक्सोकाइनेज इसका नाम है। ये जो है ना, ये अच्छा, ये एक्चुअल पूरा ये रिएक्शन लिख देता हूं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज प्लस एटीपी होता है। अब एटीपी में से ये पी को लेके ग्लूकोज के साथ जोड़ के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, और यहाँ पे एडीपी बच जाता है। ये पूरा मैंने रिएक्शन लिख दिया। ग्लाइकोलाइसिस का ये फर्स्ट स्टेप्स है। ग्लाइकोलाइसिस का जो है क्या, ये फर्स्ट स्टेप्स है। इसी को हमने एक एग्जांपल के रूप में ले लिया समझने के लिए, फीडबैक मैकेनिज्म समझने के लिए, फीडबैक इनहिबिशन समझने के लिए हमने ये एग्जांपल ले लिया। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप ले लिया, उसमें हमने ये देखा, ये ना ये आता है और इससे कहता है कि तुम अपनी एक्टिविटी नहीं करोगे, और डिक्रीज कर देता है, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। क्योंकि मैं नहीं बनना चाहता, तुम मेरे को नहीं बनाओगे। हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वही खुद को बनने नहीं देना चाहता है। इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशंस। जो पैदा हुआ वही रोके, फीडबैक इनहिबिशंस। तो यहां पे हम लोगों ने सारे फैक्टर की बात कर ली जो एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर करते हैं, डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, जो भी है। एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले जितने फैक्टर्स थे, कौन कौन से फैक्टर थे याद करो। सबसे पहला टेम्परेचर पढ़ा था, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वहां से हमको पता चला था। फिर ऑप्टिमम पीएच, उसके बाद हमने पीएच को पढ़ा था, ग्राफ वगैरह सब में हमने देखा हुआ था। उसके बाद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पढ़े। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में हमें केएम के बारे में, वीमैक्स के बारे में ये सब पता चला कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे वीमैक्स मिलता है, वीमैक्स बाई 2 अचीव होता है, ये सारी चीजें पढ़े। उसके बाद हम लोग प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर के होने की वजह से क्या होता है, इनहिबिशन होता है, एंजाइम की एक्टिविटी हमेशा डिक्रीज ही होती है। अब ये इनहिबिशन, ये एंजाइम एक्टिविटी का डिक्रीज होना तय है किस किस तरीके का है। एक कंपटीशन लगा के सब्सट्रेट के साथ, एक कंपटीशन लगा के सिर्फ एक्टिव साइट को खराब करे, और एक है जिसमें अपने एंजाइम को मना करता है कि नहीं बनाओ मेरे को, जिसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो ये तीन तरीके का अपने पास जो है इनहिबिशन है, जो हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी को देखते हैं। देखो, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से हम देख लेते हैं, पहले भी हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से हम देख लेते हैं। With increase in substrate concentrations,
एनसीईआरटी क्या बोलता है, एंजाइम वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट, पहले बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, एक ग्राफ एक बनेगा ऐसे कि अगर आप कंसंट्रेशन with the increase in substrate concentration the velocity of the enzymatic reaction rises at first, पहले बढ़ता रहेगा, यानी कंसंट्रेशन इधर बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा। अब देखो थोड़ी देर बाद वो स्टेबल हो रहा, रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम आ गया, और मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद इज नॉट एक्सीडेड फर्दर द राइजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट, तुम तो सब्सट्रेट बढ़ाते जा रहे हो लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। तो इस तरफ तो तुम सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, शुरू में बढ़ रहा होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी शुरू में बढ़ रहा होता है, और जब यहाँ पे मैक्सिमम अचीव कर जाता है यानी वीमैक्स आ जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। हाँ, वीमैक्स इस पे आया, इस पे आया, इस पे आया, ये नहीं तुम पता कर सकते, सिंगल कंसंट्रेशन सब्सट्रेट का नहीं पता कर सकते जिसमें वीमैक्स आया। हाँ, लेकिन वीमैक्स आने के बाद तुम कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती है। हाँ, यह है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन हमेशा नहीं, ये नहीं कि बढ़ाए चल रहे हैं। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फीवर देन सब्सट्रेट। रिएक्शंस के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल बहुत ही थोड़े होते हैं सब्सट्रेट के कंपेयर में। सब्सट्रेट तुम डालोगे डालोगे डालोगे, जब सारे एंजाइम मर जाएंगे उसके बाद कुछ भी डाल लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स टू बाइंड द एडिशनल। अब बढ़ाते जाओगे, फ्री है ही नहीं कि सब्सट्रेट के साथ बाइंड, ऐसे एंजाइम के साथ बाइंड करे और फिर काम नहीं होगा। ताकि आप फिगर आप देखेंगे, ग्राफ देखेंगे आप इसके अंदर, देखो पीएच से और टेम्परेचर का ये तो हमने पहले ही ग्राफ बना दिया है कि पीएच से क्या होगा, कि पीएच से इस तरीके से होता है, घटता और बढ़ता है, एक खास जगह पे बढ़ता है। पीएच तुम बढ़ाओगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ के एक एक्सेस लेवल पाता है, एक फिक्स लेवल पे आता है, एक मैक्सिमम लेवल पे आता है, उसके बाद अगर तुम बढ़ा दोगे तो फिर से घट जाएगा। तो इस तरफ क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, यहाँ तो मैक्सिमम आ गया, ये ऑप्टिमम पीएच पे, यहाँ का जो पीएच होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे Vmax है, मैक्सिमम स्पीड है। फिर अगर अगर तुम पीएच बढ़ा रहे हो तो ये घट जा रहा है, उसी तरह है टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बढ़ भी रहा, और अचानक फिर क्या होगा, अगर तुमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो घट भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैक्सिमम है, Vmax यहाँ पे है, ठीक है। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा इस पॉइंट पे। यानी टेम्परेचर और पीएच पे ये है कि बढ़ाने से और घटता भी है बढ़ता भी है, इनको बढ़ाओगे तो घटता भी है बढ़ता भी है, क्या, एंजाइमेटिक एक्टिविटी Vmax। सब्सट्रेट से तो एक बात तय है कि अगर तुम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बात है। हाँ, एक टाइम के बाद वो फिक्स हो जाएगा, घटेगा कभी नहीं। तो अगर यहाँ पे घटने बढ़ने की बात करें तो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन से सिर्फ बढ़ेगा या फिर फिक्स हो जाएगा, घटेगा नहीं, वो घटेगा नहीं। Vmax by 2, यहाँ पे Vmax by 2 भी है, यहाँ पे Vmax by 2 जिस कंसंट्रेशन पे, जिस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन पे हम हासिल करते हैं उसको हम Km बोलते हैं, उसको हम Km बोलते हैं। तब ये यहाँ पे एक बात कि टेम्परेचर हो और पीएच हो, अगर तुम इनको इंक्रीज कर रहे हो तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी वो बढ़ती भी है एंड घटती भी है बाद में। लेकिन सबस्ट्रेट का अगर कर रहे हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो एंजाइम जो है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। इनहिबिटर की बात करोगे आगे, एक मिनट यहाँ पे शुरू में पढ़ लो, यहाँ पे आ जाओ, पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे।
आगे कि कुछ केमिकल ऐसे हैं, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक केमिकल। कुछ ऐसे केमिकल है जो जिसके लिए एंजाइम काफी सेंसिटिव है, जिसके बाइंड कर जाने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है हमेशा घटती है। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ दिस केमिकल केमिकल शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे भी केमिकल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को हमेशा घटाएंगे, शट ऑफ द केमिकल एक्टिविटी है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन। मैंने बोला भी था कि प्रोसेस जो होगा एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ करना, कम करने के प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं, और उस केमिकल का नाम इनहिबिटर होता है। पढ़ चुके हम जब when the inhibitor is closely resemble the substrate, its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibition। पढ़ चुके हम लोग कैसा इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट की तरह ही हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो, वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, तो उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ड्यू टू क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जो है ना यहाँ पे सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की, सब बातें हमने करी है, एक बार रीड करके तुम देख लो। क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज with substrate and inhibitor compete the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind, and as a result, the enzyme action declines. Inhibition of succinic dehydrogenase by malonate. As a result, enzyme action declines. सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, ये कह रहा है कि एज अ रिजल्ट एंजाइम एक्शन देखना, सबस्ट्रेट जो है बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, क्या मैं इससे एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेलोनेट विच इज क्लोजली रिसेम्बल्ड टू द वगैरह सक्सेन पोर्शन। ठीक, इतना ही बात दे रखा। देखो इसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात इधर दे रखा था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से होगा एनसीईआरटी में। एक्चुअली मुझे लग रहा है हम लोगों ने देखा नहीं सही से, वो होगा एनसीईआरटी में। तो अगर मैं एनसीईआरटी को यहाँ पे लेता हूँ, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होना चाहिए, काट दिया क्या ये नई वाली एनसीईआरटी? नहीं है, काट गया। तो कट चुका है, ध्यान देना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वगैरह फीडबैक वगैरह नहीं दिया है, कोई बात नहीं, उसको दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाएगा, तो उस पर ज़्यादा नहीं कर। हाँ, ये वाली लाइन तुम याद रखोगे, क्या कह रहा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस आर ऑफन यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। बैक्टीरिया के ग्रोथ को अगर कंट्रोल करना है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का इस्तेमाल जो होता है रियलिटी में वो यहीं पे होता है। अब हमें पढ़ना क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। हम इस टॉपिक का नाम क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, रीड करेंगे। क्लासिफिकेशंस एंड nomenclature of enzymes, classification and nomenclature of enzymes, ये पढ़ना। इस चीज को क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करने के लिए एक यूनियन था, IUB, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट, उसने ये काम किया है।
IUB इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट। इसने किया। इसने एंजाइम की 6 क्लास बताई और 13 उसके अंदर सब क्लास या सब कैटेगरी बताई। आईयूबी ने एंजाइम के अंदर आईयूबी ने एंजाइम को 6 कैटेगरी में बांटा। 6 कैटेगरी में बांटा। 6 कैटेगरी में बांटा। 6 कैटेगरी में बांटा। 6 कैटेगरी में बांटा और 13 सब कैटेगरी बनाया एंड 13 सब कैटेगरी बनाया आईयूबी ने। कौन कौन से? देखो 6 जो कैटेगरी है ना उसकी तुम याद रखोगे। जो क्लास है 6 कैटेगरी कह लो या 6 क्लास कह लो, सिर्फ तुम इसको याद रखोगे, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक कोड है याद रखने के लिए, ऑथलिल। ऑथलिल कैटेगरी है। ओ फॉर ऑक्साइडो रिडक्टेस, T for transferase, H for hydrolase, L for lyase, isomerase and ligase। इसको लियास कहते हैं, लियासिस कहते हैं या लियास कहते हैं, लियास। ये 6 कैटेगरी है एंजाइम की। क्लासिफिकेशंस में हमने पढ़ा। मैं इसका नाम दे दूं तो ये जो है ना अपने पास ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसको हम बोल लेंगे, ऐसे बोलेंगे क्लास फर्स्ट हो गया। ये क्लास सेकंड हो जाएगा। ये क्लास थर्ड हो जाएगा। ये क्लास फोर्थ हो जाएगा। ये क्लास फिफ्थ हो जाएगा। ये क्लास सिक्स्थ हो जाएगा। ये 6 क्लास है। ये क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। अब हमें नोमेनक्लेचर भी कर लिया। इनके काम को समझना होगा कि ऑक्साइडो रिडक्टेज क्या करते हैं, ट्रांसफरेज क्या करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा अभी हम बात कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। ऑक्साइडो रिडक्टेज क्या करते हैं? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये 2 तरह के रिएक्शन करते हैं। बहुत ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस, रिडक्शंस 2 तरह के रिएक्शन करते हैं। बहुत ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करते हैं एंड रिडक्शन रिएक्शंस भी करते हैं। ये 2 तरह के रिएक्शंस करते हैं। दोनों रिएक्शंस सिमिलर स्टेप में कर देते हैं, एक ही स्टेप में कर देते हैं, एक ही स्टेप में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पायरुविक एसिड से, पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए बनते हुए देखा हो कभी, पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए बनते हुए देखा होगा,
तो तुमने देखा होगा कि ऐसा होने के लिए ऑक्सीडेशन होना पड़ता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी की मदद से यहाँ पे NAD+ जो है, तुमने देखा होगा कि NADH में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है, NAD+ ना NADH में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा कौन सा एंजाइम ये सब कुछ कर रहा है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। यहाँ पे क्या होता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। इसने ऑक्सीडेशन भी करवाया है और इसी ने रिडक्शन भी करवाया। इसका तो ये रिडक्शन हो गया ना एक तरीके का, ये दोनों काम करवाता है। यानी कि किससे बिलोंग करेगा, तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम वाले क्लास से बिलोंग करेगा। तो लेट्स हम अब कल डिस्कस करते हैं, इसको खत्म करते हैं हम लोग एंजाइम के बारे में। एंजाइम के लास्ट टॉपिक ये चल रहा है, यहाँ से हम फिर कार्बोहाइड्रेट पे, लिपिड पे वहाँ मूव कर जाएंगे, 1-2 क्लास और लगेगा और ये बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 3 क्लास आज के बाद और लगेगा, बायोमोलिक्यूल्स इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, नहीं ज़्यादा भी लग सकता है।